आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायु मंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तब अंकुर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो अभी हमने जितने कुछ को पढ़ा है वो उस चीज़ पे गौर करने के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ मैंने पढ़ा है इस सब चीज़ पर, गर्मियों के कमरे पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए, कमरे के ताप पर, तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, जानते हैं। लोहे का तवा, तसला अगर कील आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। ठीक है, अंगूर का किण्वन होता है, खट्टा महकने लगेगा, भोजन पकाया जाता है तो खुशबू आता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ख़त्म होता है, डाइजेस्ट होता है और हम सांस लेते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल दर इस पर विचार करने के लिए सोच रहा है, ये सब क्यों होता है। ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है। ठीक है, पहचान बदल जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक का परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जब आप शायद सोच रहे होंगे, देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको भी देखने में थोड़ा सही आराम लगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कुछ हमें अब क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, सावधानी लीजिए कि सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुधार के लिए सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रीट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र नंबर 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आप क्या परीक्षण किया ये बताइए। ठीक है, तो बोला जा रहा है, क्रियाकलाप में बोला जा रहा है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए 2 सेंटीमीटर का, आप उसे रगड़ के साफ कर लें पेपर से, पेपर आता है सैंड पेपर, उसे रगड़ के साफ कर लें, फिर उसको बर्नर से या फिर कैसे भी जलाइए, आप उसका रिएक्शन कीजिए और उसके राख को इकट्ठा कर लीजिए। तो आपने क्या पाया, ठीक है, देखिए फिगर में बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, देखिए तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देख रहे हैं, ये फिगर है। इस फिगर में क्या बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को लीजिए और चिमटा से पकड़ करके आप बर्नर के सहायता से उसे जला लीजिए और फिर उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, उसके राख को इकट्ठा करना है आपको वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास डिस्क को बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन मीन्स होता है जलाना, दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना, ये हमारा चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ मिला, क्या मिला कि जब मैग्नीशियम को मैं जलाता हूँ वायु में तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक चीज़ और, चमकदार श्वेत लौ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना, देखिए मैं ठीक लगा देता हूँ। देख रहे हैं, क्या चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसा, श्वेत चूर्ण, कैसा, श्वेत चूर्ण,
सफ़ेद कलर का रंग बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है? सफ़ेद रंग का, श्वेत। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? वायु में उपस्थित जो होते हैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आयु। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान इधर है, इतना इसको याद कर लीजिएगा। यह रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अगर क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया कैसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तब इन चार में से कोई एक चीज़ होगा। अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास या उत्सर्जन, गैस निकलेगा उसमें से, तापमान में परिवर्तन। इसमें से कोई भी आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन। ठीक है, कोई कुछ मिलाने पर अभिक्रिया करने के बाद अगर चेंजिंग हो रहा है ये सब, तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है नीचे, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतिकारात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए ये सब तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा, ये इसको याद कर लीजिएगा, समीकरण। ठीक, और फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कुछ अभी याद करने वाला इस चैप्टर में नहीं है, मैं बताऊंगा कहाँ पे याद करना है। देखिए जब लोहा पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो ये रिएक्शन बनाता है, यानी लोह प्लस वाटर, लोहा प्लस जल के साथ अभिक्रिया जब होता है, लोहा और जल के साथ अभिक्रिया होता है, Fe लोहा होता है, H2O जल होता है। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है तो देखिए नंबर के साथ आप देख लीजिए क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड, लोहा का ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको याद रखिएगा, कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्या? ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। किधर है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ये ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज है। और ये आपसे पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर किधर, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए जो रेड से रहेगा वही मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो रेड से नहीं रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। और संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखिए ये क्या है, हमारा संयोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक या एक से अधिक तत्व मिल करके अभिक्रिया करे, एक नया यौगिक बना दे, तो उसमें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, जब दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा जल। ठीक है, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो चलें अब हम नीचे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया का। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, दो चीज़ हैं, दो अभिकारक हैं। ठीक है, और अभिकारक को जब मिला दिया गया तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा ये चीज़, क्या याद रखना है? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, और बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, याद रखिएगा।
और यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको फिगर में दिखा रहा है कि जल में जब कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा, बुलबुला निकलेगा। बुलबुला निकल रहा है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया, बुझे हुए चूने का निर्माण। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, जल में अगर कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ में क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है, इसका जो टेम्परेचर है चेंज हो जाएगा। इस बॉल का, पानी का सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। जैसे पानी में जब हम चूना डालते तो खदकने लगता है ना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट छू करके ये बता रहा है ताप में चेंजिंग हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक उत्पाद, ठीक, उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, याद रखिए, देखिए यहाँ पर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इससे अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। तो आपको याद रखना है, क्या रखना है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उससे रिएक्शन करने के बाद बना देता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए संयोजन अभिक्रिया कुछ उदाहरण पर चर्चा करें। तो संयोजन अभिक्रिया जो भी है हमारा, उससे देखिए ये संयोजन अभिक्रिया है, इसको याद कर लीजिए। कैल्शियम के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए क्या लिखा हुआ, हम बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। कैल्शियम सॉलिड है और प्लस ऑक्सीजन O2 गैस, जब दोनों मिला अभिक्रिया किया तो दोनों बनाए कैल्शियम कैल्शियम नहीं, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2। ठीक है, याद रखिएगा आप इसे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, परेशानी की बात नहीं हो रही होगी। तो अब मैं इसे छोटा करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। हाँ, अब एक और देख लें, जल का निर्माण, जल का जो निर्माण होता है वो एग्जाम्पल है किसका? वो उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिल करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं हमारा, सॉरी फॉर इट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनाता है जल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं, पानी का निर्माण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। ऊष्माक्षेपी के बारे में बात हो रहा है। क्या ऊष्माक्षेपी? जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब जल में हम चूना डालेंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है ना, खदकने लगता है। तो वैसे अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है पूरा, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल हम दे देते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे देखिए, जल में जब हम चूना डालेंगे, जो पेंट करने वाला चूना होता है, पत्थर होता है चूना का, तब क्या होता है कि पूरा पानी खदकने लगता है, पूरा गर्म हो जाता है, बाल्टी उल्टी सब गर्म हो जाता है जिसमें रखा रहता है, तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि वो गर्म हो जा रहा है। ऊष्मा मीन्स होता है बाहर, नहीं, ऊष्मा मीन्स होता है ताप,
और छिपी मीन्स निकालना होता, ठीक है। तो उष्मा छिपी, जो उष्मा को बाहर निकाले उसे कहते हैं उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन जो है उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, और संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। संयोजन का अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं, उष्मा छिपी का मान लेता है, ठीक है। क्या उष्मा छिपी का ये रासायनिक अभिक्रिया प्राकृतिक गैस, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक गैस कहाँ पर है मालूम है? प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला देखिए, CH4 को प्राकृतिक गैस बोला जा रहा है। क्या CH4 को प्राकृतिक गैस बोला जा रहा है? आप याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला CH4, ठीक है, जिसके अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। याद रखिएगा, आगे काम आएगा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया? आपको एक चीज़ मैं बता दूं, श्वसन जो सांस हम लोग लेते हैं ना, वो एक उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम लोग सांस लेते हैं ना तो हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो श्वसन क्या है? सांस सिर्फ लेना नहीं, जो ऑक्सीजन अंदर जाकर के पूरे सेल के अंदर अभिक्रिया करता है भोजन के साथ, ग्लूकोज के साथ, तब वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, फिर एनर्जी बनता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो याद रखिए, श्वसन क्या है? एक उष्मा छिपी, मीन्स उष्मा को बाहर निकालता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज देखिए यहाँ पे मैं मार देता हूँ एग्जाम्पल, देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है साग सब्जी। अब देखिए यहाँ पर साग सब्जी जो होता है, जो सड़ा गला सब्जी होता है मार्केट में, तो आप जाते होंगे भाई, फेंका रहता है, कचड़ा फेंका रहता है सब्जी का। तो आप देखिएगा वहाँ पे टेम्परेचर रिलीज होता है, मतलब ताप बढ़ा रहता है। अब देखिए साग सब्जी में के अंदर जब जो पत्ता खराब होता है, गलता रहता है, उसके अंदर हाथ डाल के देखिएगा ना तो गर्म रहता है, ठीक है, गर्म रहता है। क्यों? उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, ताप बाहर निकल रहा है। ताप मीन्स टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, यानी हीट रिलीज कर रहा है। जो हीट रिलीज करता है उसे कहते हैं उष्मा छिपी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल से। हाँ, तो देखिए मैं पढ़ लेता हूँ। साग सब्जी वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी उष्मा छिपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। याद रखने के लिए ये बोला जा रहा है आपको, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए एकदम साफ, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, और कुछ नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन मीन्स अपघटन अभिक्रिया। तो मैं बात कर लूँ, वियोजन मीन्स होता है टूटना। क्या होता है? वियोजन मीन्स टूटना। अपघटन मीन्स भी होता है टूटना। तो वियोजन या बोलिए या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलिए, तो ये होता है टूटना। मीन्स ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जब इसमें कोई एक कंपाउंड होता है, कोई कंपाउंड है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो टूट जाता है। जैसे हमारा देखिए, हमारा जल हो गया, पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिल करके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल बना लेता है, लेकिन अब इसी जल को जब हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो हाइड्रोजन और जब जल को तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसको कहेंगे वियोजन अपघटन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए, एक शुष्क कुछ भी ले रहा है, अभी नहीं इम्पोर्टेंट हम बताने वाला आपको। हाँ देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम देखिए, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जा रहा है तो फेरस ऑक्साइड निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड निकल रहा है। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। यही है विघटन या फिर उसको बोलिए कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए फेरस सल्फेट एक क्या है? कंपाउंड है। फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है, उसको जब गर्म किया गया, उष्मा दिया गया, हीट किया गया, तो वो रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद 3 अलग अलग चीज़ बना। फेरस ऑक्साइड, क्या बनाया? फेरस ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको। अब हम नीचे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट। मैं टिक लगाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक सकल
अभी कर्मक टूट कर एक छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। याद रखिएगा क्रिस्टल का ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछेगा, फेरस सल्फेट 7H2O को, या बोलेगा फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसका रंग बदल क्यों जाता है। तो आंसर होगा फेरस सल्फेट में सात जो होता है ना, 7 जल का मॉलिक्यूल्स होता है, 7 जल का अणु होता है, 7H2O होता है साथ में। जब हम उसको गर्म करते हैं तो जल क्या होता है, उड़ जाता है, बाहर भाग जाता है, हट जाता है, तो जिसके वजह से फेरस सल्फेट का जो कलर है बदल जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम दिखाते हैं यहाँ पर कहाँ दर है। फेरस सल्फेट तथा सल्फर डाइऑक्साइड वियोजित हो जाता है। एंड फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों गैस है। उसमें देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया। एक चीज़ याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा दीवार पे बन जाता है, कैल्शियम जब मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब लगाते हैं दीवार पे, वाइट वॉश करते हैं, जब दीवार का पुताई करते हैं, अब दिवाली वाली में तो पुताई होता है दीवार का, तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना पानी से अगर कर देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बनाता है, और उस चूना पत्थर उसको बोलते हैं चूना पत्थर को। अब चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 2PbNO3 और 2S गैस उसको ताप किया जाएगा तो Pb ऑक्साइड यानी लीड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो हमने क्या बात किया, लीड नाइट्रेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो निकलेगा लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ में टूट जाएगा। आपको याद रखना है इसको, आपको एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बहुत वो आता है, क्वेश्चन उठता है। देखिए और कुछ नहीं ना है, नहीं, एक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का एक और एग्जांपल देख लीजिए। इस पानी को, इस फिगर को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या होता है, जल को हम डाल देते हैं मग के अंदर, ठीक है, और इसमें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना कैथोड लगा हुआ है, कैथोड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, प्लस, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, एनोड और कैथोड है, ठीक है। एनोड देखिए आगे, एनोड पर ऑक्सीजन आता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या जमता है। तो आपसे पूछ सकता है कि एनोड पे कौन सा गैस मिलता है और कैथोड पे कौन सा गैस मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन करता है। जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी के जरिए, तो हमारा क्या होता है, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ठीक है। तो कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एक चीज़ मैं और दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो हाइड्रोजन का मात्रा है ऑक्सीजन का मात्रा से दुगना होगा, हाइड्रोजन का मात्रा ऑक्सीजन का मात्रा से दुगना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा क्या फॉर्मूला था, वो जल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन H2O, ठीक है, यानी हाइड्रोजन 2 को तो ऑक्सीजन 1 रहेगा, ठीक है। आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, दुगना होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ठीक है, और जल में। तो अब एक चीज़ हम बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है, सिल्वर धातु बनता है, ठीक है। अब एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर सूरज की रोशनी में रख दिया जाए तो इस तरीके से वियोजित हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। AgBr, नेक्स्ट यहाँ पे 2AgBr, देखिए यहाँ पे 2AgBr, ये AgBr को देख रहे हैं, 2AgBr सूर्य के प्रकाश में जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा,
उसी तरीके से ऊपर में AgCl में देखे तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग स्वाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है कि किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार, सूरज की रोशनी की वजह से हो रहा है, तो फोटो अभी नीचे बताया जाएगा। हम देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखें तो ऊपर में हमने पाया था ऊष्मा जब बाहर निकलता है तो ऊष्मा छिपी बोलते हैं, और इसमें वियोजन में क्या होता है, ऊष्मा चाहिए होता है, चाहे प्रकाश में मिले, चाहे लाइट ले, चाहे विद्युत ऊर्जा ले, ये सब क्या करता है, चाहे ऊष्मा ले। ऊष्मा यानी हीट, टेम्परेचर अभी अंदर अपने आप को ले, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे ही हीट को, ऊष्मा को अंदर सोखेगा या प्रकाश को लेगा या विद्युत धारा को लेगा तो एनर्जी ले रहा है। तो जब ऐसे एनर्जी लेने वाले जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनको कहते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा को शोषण कर रहा है, ऊष्मा को सोख रहा है, आपको याद रखना है इसको, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। मैं इसको फिर से साफ करता, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मीन्स होता है हटा देना। विस्थापन मीन्स क्या होता है, हटा देना। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिक्रिया कराया जाता है तो जो अभिकारक होता है दूसरे अभिकारक को, मतलब कि जो एजेंट होता है उसको हटा करके खुद अभिक्रिया कर जाता है। जैसे आपका कोई दोस्त हो, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, साथ में चल रहे हैं आप, और रास्ते में चलते चलते एक और नया लड़का आया, दोस्त आया, तो क्या करता है वो, क्या करता है कि आपके दोस्त को छोड़ा करके मतलब आपका दोस्त आपको छोड़ कर चला जाता है। तो ये हुआ विस्थापन कर दिया, क्या क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया, वो दोस्त आपको विस्थापित कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया में होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, विलियन, विलियन मीन्स होता है वो जल वाला जो चीज़ होता है ना, जल सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का होता है। जब उसके अंदर लोहा डाला जाता है, फेरस को डाला जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है। क्यों, क्या होता है, लोहा जो होता है ना कॉपर के साथ, यानी जो तांबा होता है तांबा से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी मोर रिएक्टिव होता है। तब क्या करता है वो कॉपर को हटा देता है, ठीक है, और खुद रिएक्शन कर लेता है और बनाता है फेरस सल्फेट। ठीक है, समझ में आ गया। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, ठीक है, ये सब है, क्या बात है। देखते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताएंगे। हाँ तो कुछ तो है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपके लिए सब कुछ यही है, इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा अलग अलग, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। यही पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा नहीं है, पूछ देगा। और पूछ लेगा कि कॉपर सल्फेट का रंग बदल क्यों जाता है, जब लोहा उसके अंदर डालते हैं तो इस कलर का फीका क्यों हो जाता है, ये पूछ सकता है आपसे। तो आप बोलेगा कि लोहा जो होता है कॉपर से ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद बना लेता है फेरस सल्फेट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम पड़ेगा तो आप हमें बोलिएगा, मैं फिर से बात कर लूँगा। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं आप देख करके समझ जाइएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है। देखिएगा आप, तो इसमें सोडियम एंड सल्फेट है, इसमें बैरियम, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप देखिएगा तो सोडियम एंड सल्फेट है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये दो चीज़, दो हिस्सा है, ये सोडियम का अलग और सल्फेट का अलग। और इधर प्लस में है बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, दोनों अभिक्रिया कर रहा, तो बना रहा बैरियम सल्फेट और यहाँ बना रहा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl बना रहा। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए आप, मैं बता देता हूँ। ये जो सोडियम है, ये सोडियम बैरियम के साथ अभिक्रिया कर ले रहा, ठीक है, और जो है नहीं, सल्फेट जो है, सल्फेट बैरियम से अभिक्रिया कर ले रहा, और ये सोडियम जो क्लोराइड से
यहाँ पे ये सोडियम देख रहे होंगे आप, ये सोडियम जो है क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, तो बना ले रहा है एक दूसरे की चीज़ बना ले रहा है। आप देख रहे होंगे, देखिए फिगर को मैंने बड़ा कर लिया, तो बना क्या, बैरियम सल्फेट। यहाँ पे बना ना बैरियम सल्फेट, देखिए यहाँ पर बैरियम सल्फेट बना, और साथ में बना यहाँ पर देखिए सोडियम था, सोडियम जा करके क्लोरीन के साथ लग गया, क्लोरीन के साथ लग गया। बस आपको ये याद कर लेना और कुछ नहीं। ये द्वितीय विस्थापन का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। और द्वितीय विस्थापन में अवक्षेपण का निर्माण होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या होता है, जब अभिक्रिया होता है तो कुछ सॉलिड पार्टिकल होता है बैठ जाता है। सॉलिड पार्टिकल मीन्स ठोस, ठोस जो चीज़ होता है जो घुलता नहीं पानी में, वो चीज़ का फॉर्मेशन होता है, मतलब बनता है। तो वैसे अभिक्रिया को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया साथ में, ठीक है। जैसे जब हमारा दूध फट जाता है तो देखते हैं दूध का जो सॉलिड पार्टिकल जो पानी में नहीं घुलता है, ठोस रहता है, वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, तो अवक्षेपण बना, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर। अब उपचयन एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन किसको कहते हैं, अपचयन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो चले देखें, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, काला पदार्थ क्यों बना, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन से योग से बना, ये कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना, यानी कॉपर और ऑक्सीजन जब मिल गया तो बनाया कॉपर ऑक्साइड, यही काला कलर का होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि जब कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो काला क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद बना देता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, योग से बना। और फिर उसके बाद बात करता है, यदि इस गर्म पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अब एक जैसे हमने कॉपर को गर्म किया तो काला कलर का हो जाता है, क्यों, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है वहाँ पर। लेकिन जब उसी के ऊपर हम हाइड्रोजन को प्रवाहित कर दें, हाइड्रोजन गैस को बहवा दें, तो क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, तो जिससे हमारा सिर्फ कॉपर मिलेगा, ठीक है, जो चमकदार रहेगा, ठीक है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। मीन्स जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तो जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वृद्धि होगा उससे पहले जो चीज़ था उसका उपचयन हुआ, ठीक है। और जिसमें से तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन निकल के हट जाए, भाग जाए वहाँ से, तो उसको कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। तो अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल हुआ है, मैं बताऊंगा अभी उपचयन कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर देखने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। कॉपर, देखिए कॉपर को जब गर्म किए तो ऑक्सीजन के साथ तो बना हमारा क्या चीज़, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका क्या हो गया, उपचयन हुआ। क्या हुआ, किसका उपचयन हुआ, कॉपर का उपचयन हुआ। कॉपर ऑक्साइड का उपचयन नहीं हुआ, कॉपर का उपचयन हुआ। किसका उपचयन हुआ, कॉपर का उपचयन हो गया। और उसी तरीके से नीचे देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ताप देने पर बनाया कॉपर प्लस वाटर H2O जल। तो किसका अपचयन हुआ, हमारा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसीलिए इसका नाम लिखेंगे। तो हमेशा उपचयन और अपचयन इसी साइड होता है, इस साइड लेफ्ट साइड में होता है, अभिक्रिया के इधर नहीं हो, किसी को बताएंगे, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, हम कॉपर का अपचयन नहीं बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल और है उपचयन और अपचयन का। यहाँ पे देखिए उसी चीज़ के बारे में बात हुआ कि देखिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ तो ये बना ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। तो
चलें अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, ये उदाहरण है, उदाहरण आप देख लें, इसको याद कर लें तो अच्छा होगा, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। आपने अवश्य देखा कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात, देखिए यहाँ पर आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर उन पर एल्युमिनियम भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लाल लालिलुम यहाँ पे लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होते हैं। ठीक है, संक्षारित मीन्स आप समझ लो जंग लगना, संक्षारित मीन्स जंग लगना। तो जब कोई भी वस्तु, कोई भी जैसे धातु हो गया, अपने आसपास रखे हुए अम्ल, आर्द्रता यानी वो नमी आदि के संपर्क में आते हैं तो संक्षारित हो जाते हैं। संक्षारित मीन्स खत्म होने लगते हैं, जंग पकड़ लेता है। ठीक है, उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है। चांदी के ऊपर कैसा? काला। चांदी के ऊपर काला परत चढ़ता है संक्षारण में। ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत। थैंक यू, बाय बाय। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं। ठीक है।